नमस्कार, मैं हूं अमृता राय। आज से करीब पौने 500 साल पहले हिंदुस्तान में एक शहंशाह हुआ था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी कुल 5 साल 5 दिन राज किया, जिसमें से 31 महीने वो युद्ध लड़ते हुए अपनी राजधानी से दूर रहा। लेकिन युद्ध में व्यस्त रहने के बावजूद उसने 3000 किलोमीटर लंबी जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, 1700 सराय बनवाए, दिल्ली का पुराना किला बनवाया, अपने गृहनगर रोहतास में रोहतासगढ़ का किला बनवाया, 47 नए ज़िले बनवाए और उसको नाम दिया सरकार। हर सरकार यानी हर ज़िले में एक फौजी और एक सिविल अफसर नियुक्त किया गया जो आज के एसपी और डीएम के समान हुआ करते थे। किसानों के लिए कर्ज देने की व्यवस्था की, ज़मीन के सर्वे और नाप का नया सिस्टम शुरू किया, ज़मीन की खरीद फरोख्त के लिए पट्टे का सिस्टम शुरू किया और इसके अलावा शेर शाह सूरी ने राज्य चलाने के लिए कैबिनेट की व्यवस्था भी बनाई। व्यापार के लिए नई करेंसी जिसे रुपया कहा गया उसे भी शुरू किया और उसी दौरान 2 टैक्स प्रणाली की शुरुआत भी की गई जो आज के कस्टम और सेल्स टैक्स की तरह हुआ करते थे। यही नहीं, हर जिले में रेवेन्यू अदालत भी बनवाई और डाक व्यवस्था को भी विकसित किया। शेर शाह सूरी ने ये सब कुछ सिर्फ 5 साल में कर दिखाया। तो इतने लंबे होते हैं 5 साल। लेकिन आज के ज़माने में तमाम टेक्निक, सूचना क्रांति और आधुनिक व्यवस्थाओं के बावजूद पूरे 5 साल बीत गए और प्रधानमंत्री अपना खुद का एक सपना पूरा नहीं कर सके, जिसे वो स्मार्ट सिटी का सपना कहते रहे। देश को उन्होंने विश्वास दिलाया था कि 100 नई स्मार्ट सिटी वो बनवाएंगे, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद ये सपना अब तक कागजों से निकलकर ज़मीन तक नहीं पहुंच सका है। देखिए काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के सपने का हश्र। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। वो चुनावी साल 2014 था जब 100 सुनहरे शहरों का सपना दिखाया गया था। वादा किया गया था कि भारत की जमीन पर ऐसे शहर बनेंगे जहां मुकम्मल सुविधाएं होंगी। सपना ऐसे शहरों का दिखाया गया था जहां धूल मिट्टी नहीं होगी, जहां ट्रैफिक का शोर शराबा नहीं होगा, जहां लंबे लंबे जाम में फंसने की मजबूरी नहीं होगी और जहां एक क्लिक पर सभी सुविधाएं आपके दरवाजे पर हाजिर होंगी। मौजूदा शहरों में बढ़ती भीड़ से परेशान लोगों ने इस वादे पर भरपूर भरोसा किया। आज उस वादे को गुजरे करीब 5 साल हो गए हैं, लेकिन आसमान के वादे हकीकत की जमीन पर उतरे ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 100 ऐसे शहरों को चुना गया जिन्हें स्मार्ट सिटी के में शामिल किया गया। इसमें एक नाम सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ का भी है। यहाँ पर कुल मिलाकर 54 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किए जाने थे, लेकिन उसमें ज़्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अधर में लटके हुए हैं। उनमें एक प्रोजेक्ट सेक्टर 17 सबवे भी है, जहाँ पर सेक्टर 17 को टाइम स्क्वायर की तरह बनाया जाना था, लेकिन हालत अभी जो ये स्थिति है बिल्कुल अलग है। यहाँ पर प्रोजेक्ट अधर पे लटका हुआ है। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार स्मार्ट सिटी का क्या हाल है, ये कहानी सरकारी आंकड़ों की जुबानी समझिए। दिसंबर 2018 तक सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए कुल 13,846 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये रकम कुल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बजट का सिर्फ 7% ही है। केंद्र सरकार को 5 साल में चुने गए शहरों को 500 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन औसतन हर शहर को 125 करोड़ रुपए मिले हैं। 1/3 शहरों को 100 करोड़ से भी कम रकम मिली है। 10 शहरों को तो 2 करोड़ से कम रकम मिली। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर फंडिंग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सिर्फ 8.63% रकम ही मिली। जो हमें दिख रही है जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस रास्ते पे जा रहे हैं, ये एक टोटल मतलब अनसक्सेसफुल होगा। पैसे नहीं मिलने का असर ये हुआ कि पहले चरण में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिन शहरों का चुनाव हुआ था उनमें काम 2019-20 से 2020-21 तक पूरा होना था, लेकिन पैसों की तंगी और सरकारी बेरुखी से स्मार्ट सिटी की गाड़ी बीच रास्ते में ही अटक गई है।
जो विकास से इसमें जैसे सोचा था, देखा था, उससे ज़्यादा होना चाहिए था। लग रहा है कि उससे बहुत कम हो गया। प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता तो शायद कुछ अच्छा होता। सरकार फिर पब्लिक के दरवाजे पर है, फिर वादों की बहार है, लेकिन 100 स्मार्ट शहरों का सपना जिन आंखों में संजोया गया था वो आज भी अपने आसपास कोई बदलाव नहीं देखती। शहरी जीवन में सुधार का जो ख्वाब दिखाया गया था वो आज भी अधूरे हैं। स्मार्ट शहर तो दूर, आम आदमी आज से सवाल पूछ रहा है कि आखिर शहरों में बुनियादी सुविधाएं कब मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आंकड़े बता रहे हैं कि 3 साल में हमने लगभग 7% उपलब्धि हासिल की है और योजना को पूरा करने का लक्ष्य 5 साल की बजाय अब 8 साल कर दिया गया है। क्या इस मिशन की कुंडली ही गलत है या कोई दोष को दूर करने के उपाय भी हैं? जानकारों से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया से हमारे संवाददाता इमरान खान, जहां पर स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे कि उनका किस तरह का अनुभव रहा। लेकिन उसके अलावा जो जानकार हैं उनका परिचय आपसे कराती हूं। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ विकास कुमार। विकास शहरीकरण से जुड़े मुद्दों पर शोध कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी पर इनका काम है। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी जुड़ेंगे और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगी प्रीति, जो कि दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की महापौर रह चुकी हैं। हम सबसे पहले आप तीनों के पास आए, उससे पहले चलेंगे एनडीएमसी इलाके में। एनडीएमसी और कैंटोनमेंट एरिया, ये 2 एरिया ऐसे हैं जो स्मार्ट सिटी के दायरे में दिल्ली में रखे गए हैं। तो एनडीएमसी एरिया में कनॉट प्लेस भी आता है और कनॉट प्लेस में हमारे संवाददाता इमरान इस वक्त मौजूद हैं कुछ लोगों के साथ। इमरान, आपने दिन में भी देखा होगा और इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद हैं। स्मार्ट सिटी का जो सपना यहाँ के लोगों के लिए दिखाया गया था, उसके बारे में स्थानीय लोगों का क्या अनुभव है? जी बिल्कुल, स्थानीय लोगों से बात की तो उनका मिला जुला असर है। वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी काम भी नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से पैसे दिए जा रहे हैं उसमें भी भेदभाव किए जा रहे हैं। खुद जनता से डायरेक्ट बात करते हैं और उन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं कि उनके इलाके में जो स्मार्ट सिटी बनाने का ख्वाब दिखाया गया था वो कैसा चल रहा है। आप ये बताइए, जो एनडीएमसी इलाके को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कहा गया था, अब तक आप उसमें कितनी कामयाबी देखते हैं इस काम में? अगर इन जनरल हम स्मार्ट सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री की बात करें और स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करें तो 3-4 पॉइंट्स है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। जैसे एक्सेसिबल इंडिया है, सो एक्सेसिबल इंडिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मेकिंग अ स्मार्ट सिटी। सो डेफिनेटली वी कैनॉट कंपेयर आवर सिटीज़ टू सिंगापुर या हम लोग हांगकांग से तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेसिबिलिटी को लेकर अगर मैं स्पेसिफिकली मेरा कंसर्न आपसे जाहिर करूं तो मुझे लगता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक प्लेसेस, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं रैंप बने हैं, एक्सेसिबल हुए हैं, या फिर टेक्टाइल्स बनी है विजुअली इम्पेयर्ड सिटीजन्स के लिए। उसके अलावा जैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ तो मुझे पता है कि जो भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, जोधपुर, जयपुर और दिल्ली, ये 3 सिटीज़ हैं जिनको मैं करीब से जानता हूँ। तो वहाँ पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जो वाईफाई कनेक्शन है या फिर वाईफाई एनेबल्ड इंस्टीट्यूशन, मेरे हिसाब से काम उतनी पेस से नहीं। अगर हम लोग सिंगापुर का बेंचमार्क बना के चलेंगे, इमरान, हमने देखा कि ये जो प्रोफेसर साहब हैं ये कह रहे हैं कि सिंगापुर और हांगकांग से तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है सुविधाओं की। लेकिन वहाँ पर और दूसरे लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और भी दूसरे लोग हैं। जो स्मार्ट सिटी बनाने की रफ्तार है, जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था, क्या आपको लगता है कि हो रहा है? स्मार्ट सिटी के लिए जो न्यू दिल्ली एरिया है वो लुटियन जोन्स है, वो अपने आप में पहले ही स्मार्ट सिटी था। और जो ईस्ट दिल्ली है उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं हुआ है। जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने अपना जो उनका बजट होता है वो ही नहीं खर्च किया हुआ। आप एनडीएमसी इलाके में रोज आते हैं। हाँ। एनडीएमसी इलाके में कहा गया था वाईफाई देंगे, सीसीटीवी लगेगी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा। क्या वाईफाई काम इनकी करती ही नहीं है। वाईफाई से स्मार्ट सिटी नहीं बोलते हैं उसको, वाईफाई से स्मार्ट सिटी नहीं होती है। जो सीवर लाइन से भी स्मार्ट सिटी नहीं होगी। स्मार्ट सिटी को एक डेवलप किया जाएगा। जब तक तुम डेवलप नहीं करोगे, ईस्ट दिल्ली में आप जाके देखिए, दो सीटें हैं, एक इनके मनोज तिवारी, एक तिवारी की है और एक इनकी है। वो इलाके में विजन नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, एक
-1% भी काम नहीं हुआ। जी, तो ये स्थानीय लोगों का एक रिएक्शन है जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ हद तक वो संतुष्ट हैं, हालांकि वो दुनिया के दूसरे देशों से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि -1% भी काम नहीं हुआ और वो ज़्यादा खुश नहीं है। मैं प्रीति अग्रवाल जी के पास जाना चाहूँगी। वो मेयर रह चुकी हैं नॉर्थ दिल्ली इलाके की। हालांकि नॉर्थ दिल्ली इस स्मार्ट सिटी के दायरे में तो नहीं आता, लेकिन प्रीति जी मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी। जो आंकड़े हैं और जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दर्शाती हैं कि स्मार्ट सिटी के जो सपना था, जो ख्वाब था, उसमें हम बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो महज 7% जो फंड एलोकेशन हो सका है और हम अभी तक कहीं नहीं पहुंचे हैं और हमारा जो डेडलाइन है वो भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। क्या स्मार्ट सिटी को किसी की नज़र लग गई है शुरू से ही? प्रीति, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? लगता है प्रीति अग्रवाल जी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपसे शुरुआत करूंगी। इसके बाद मैं बीजेपी के सांसद के पास जाऊंगी। विकास, ये बताइए कि हमने जो सवाल प्रीति से पूछा था उसी को मैं और थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे कि जब घर बनता है, जब शहर बनता है, जब ये सब बनता है तो उसमें एक वास्तु बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो कुछ लोग जो इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि इसकी कुंडली में कुछ गड़बड़ है, इसको वास्तु दोष लग गया है। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या, या कुछ और मामला है? देखिए, मामला जहाँ तक मुझे जो समझ में आ रहा है उसमें पहली चीज़ जो हमें जो दिखने को आ रहा है कि जो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्शन, अगर उसी की बात करें तो जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने उन्होंने बताया एनडीएमसी एरिया में कि इसका जो कंसेप्शन है कि बाहर का जो देश है, जो विदेशी जो देश है, उनके बेसिस पे बनाया गया है, जो कि गलत है। हम कंपेयर नहीं कर सकते भारतीय शहरों को बाकी विदेशी शहरों से। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये कमी जो लगती है कि हम सिर्फ अंधाधुंध किसी भी चीज़ को कॉपी करके कि कोई भी हम डेवलपमेंट नहीं ला सकते। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात हो रही है कि सिर्फ 7% ही उपलब्धि हुई है। अगर 7% जो उपलब्धि हुई है उसमें लगता है कि उस उपलब्धियों में ही मुझे सबसे बड़े सवाल उठाने की ज़रूरत है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि वाराणसी, तो सिर्फ वाराणसी में अगर मैं बताऊँ तो स्मार्ट सिटी के नाम पर लगभग 200 घरों को तोड़ा गया है। क्या ये स्मार्ट सिटी है? तो अगर मैं आपको दिल्ली की अगर वास्तविकता बताऊं तो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्शन है उसमें सिर्फ 2 किलो स्क्वायर मीटर का जो एरिया है एनडीएमसी का एरिया का, सिर्फ उसमें चूज किया गया है। तो आप बता रहे हैं कि हम जो हमारा जो विजन जो है एक लगभग 10 करोड़ लोगों की जो जनसंख्या है पूरे शहरों में, उनको हमें सुविधा प्रदान करनी है। लेकिन एक्चुअली में अगर हम आंकड़ों में देखें तो उतनी लोगों तक उनकी पहुंच नहीं है। और स्मार्ट सिटी का जो अगर बजट के हिसाब से अगर देखें और जिस हिसाब से उनकी प्रोजेक्ट है, हमने तो ये भी पढ़ा कि उसकी कोई परिभाषा ही नहीं तय की गई थी कि स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या होगी। बहरहाल प्रीति से हमारा संपर्क स्थापित हो चुका है। प्रीति, आप मेयर रह चुकी हैं दिल्ली में नॉर्थ एरिया की, आपका क्या अनुभव है स्मार्ट सिटी का? ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो आरटीआई से जानकारियां मिल रही हैं, उसके मुताबिक महज 7% तो फंड दिया गया है, फंड एलोकेशन हुआ है। और बहुत सारे एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पे 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए मिले हैं। एक एवरेज देख लिया जाए तो हर शहर को, हर स्मार्ट सिटी को 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन होना था, लेकिन एवरेज 100-125 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। क्या कहेंगी आप? अमृता जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एक बार क्या होता है कि भगवान इंसान को कहता है यू शुड बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ही क्वेश्चन हाउ world is such a wondrous place and so complicated now. I so small and endless am, there is nothing I can do. To this, God wise and kind replied, just build a better you. तो जो हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, फंड एलोकेशन की बात कर रहे हैं, अगर कोई जी, ऐसा लगता है कि प्रीति से हमारा संपर्क बीच बीच में टूट रहा है और इसकी वजह आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो हमारे नेटवर्क की समस्याएं हैं पूरे देश में, और वो दिल्ली में भी कम नहीं हैं। और दिल्ली के आईटीओ इलाके में हम मौजूद हैं, जहां जो कि एक तरह से दिल्ली का दिल कहा जा सकता है। वहां पर भी अगर नेटवर्क की समस्या है और फ़ोन के नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं तो स्मार्ट सिटी का क्या हाल होगा, इसको आप
खुद ही महसूस कर सकते हैं इस बातचीत के ज़रिए। बहरहाल हम चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी बीजेपी के सांसद हैं। अनिल जी, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो गाज़ियाबाद का इलाका है जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ वो इलाका उन 11 स्मार्ट सिटी शहरों में शामिल है जहाँ पर महज 2 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर पहुँचाए गए हैं, और उस एरिया में पॉपुलेशन अभी मैं देख रही थी लगभग 30 लाख के आसपास है, और लगभग 150 के आसपास ऐसे हाई राइज बिल्डिंग हैं जहां पर सीवेज की भी कोई व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं है, नाली की भी व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? मतलब आप जिस इलाके में हैं उसी इलाके में कुछ नहीं हो पा रहा है, दूर दराज की तो बात ही क्या की जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, गाज़ियाबाद शहर का स्मार्ट सिटी में चयन नहीं हुआ। गाज़ियाबाद सिटी में जो कार्य हुआ है वो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से हुआ है। और गाज़ियाबाद शहर अगर आपने वर्तमान में विज़िट किया हो तो वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हुई है, स्वच्छता बहुत इम्प्रूव हुई है, और गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाज़ियाबाद प्रशासन, गाज़ियाबाद के पॉलिटिशियन, गाज़ियाबाद के सम्मानित नागरिक सभी ने मिलके इसमें अपना योगदान दिया है जी। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में जो चीज़ें हैं उसमें शहर की कनेक्टिविटी, उसमें शहर में इंटरनल ट्रांसपोर्ट, शहर में स्कूल कॉलेजेस, शहर में स्वच्छता, इस प्रकार के कई पैरामीटर्स। आप गाजियाबाद के कौन से इलाके में रहते हैं, आप मुझे बता दीजिए। अनिल जी, आप गाजियाबाद के कौन से इलाके में रहते हैं? आप मुझे बताइए। आप मुझे, मैं गाजियाबाद के हर इलाके की आपको बात करना चाहता हूँ। सर, आप गाजियाबाद है कि आप 2 सालों में लगभग 100 पायदान की छलांग लगा के शीशे बंद वाली गाड़ी में चलते हैं। मैडम नहीं, मैं आपकी बात का पूरी मैं आपकी बात का स्ट्रांगली अपोजिशन करता हूं। गाजियाबाद में 11 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनी है जो गाजियाबाद शहर से लेके दिल्ली बॉर्डर तक जाती है। वहां से मेरठ एक्सप्रेस शुरू हो जाता है। आज आपके कैमरामैन आए हैं, पूछिएगा उनसे कि गाजियाबाद शहर आने में उन्हें कितना समय लगा। सर, हम दिल्ली से गाजियाबाद शहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम गाजियाबाद की स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं जिसको महज 2 करोड़ रुपए एलोकेशन हुआ है। मैं आपको गाजियाबाद, मैडम मैं आपको गाजियाबाद की बात उसमें जो गाजियाबाद के आप 2 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं वो केंद्र सरकार का अंशदान है। गाजियाबाद ने अपने संसाधनों से ये सब किया है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं अर्बन डेवलपमेंट की जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसका भी मेंबर हूँ। फिर तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जमीनी हकीकत अच्छे से पता होनी चाहिए। आप मेरी बात सुनेंगी तब तो मैं आपको, तभी आप सुनेंगी तो मैं पूरा सिर्फ आप ही को सुन रहे हैं सर। स्मार्ट सिटी में पहले फेज में कुछ शहरों का चयन हुआ, फिर दूसरे फेज में शहरों का चयन हुआ, फिर तीसरे फेज में शहरों का चयन हुआ, और जो योजना 5 साल में पूरी होनी थी उसे 8 साल में पूरी करने की डेडलाइन बना दी गई। जो बजट 2.3 लाख करोड़ के आसपास था उसमें से महज 13 से 14,000 करोड़ रुपए ये एलोकेशन हुआ। हम बात करेंगे अनिल जी, हम आपको पूरा मौका देंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम आपको पूरा मौका देंगे कि हम अपने शहरों का विकास किस तरीके से करना चाहते हैं और 5 साल की अवधि कितनी बड़ी होती है और उसमें क्या क्या काम किए जा सकते हैं। ये हमने 450 साल पहले ही बता दिया था, आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम इस पे बातचीत करेंगे, आपको बोलने का पूरा मौका देंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। चूंकार अज हमा हीलते दरगुज़श्त हलालस्त बुर्दन व शमशीर दस्त। जब दूसरे तमाम रास्ते कारगर न हो सकें, कामयाब न हो सकें, तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है।
ये कहना है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। लेकिन आज हम लोकतंत्र हैं, हमारा वोट हमारी तलवार है, हमारा वोट हमारी बंदूक है। आप हमारी ताकत हैं और हम आपकी आवाज़ हैं, बेखौफ आवाज़, आज़ाद आवाज़। विनोद दुआ लाइव सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे स्वराज एक्सप्रेस पर। तो आज हम बात करें मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी की उपलब्धियों पर। हमारे साथ दो मेहमान हैं। हमारे साथ स्टूडियो में विकास हैं जो कि एक रिसर्चर हैं और स्मार्ट सिटी और नगरीकरण के तमाम मुद्दों पर रिसर्च कर रहे हैं, और दूसरे हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद अनिल जी। अब अनिल जी से हम बातचीत कर रहे थे, उसका एक आधार आपने देखा, लेकिन विकास में आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अनिल जी के पास जाऊँगी। हमने स्मार्ट सिटी का प्रचार खूब देखा, बहुत ज़्यादा, मतलब शायद ही देश का कोई आदमी होगा जिसने स्मार्ट सिटी का नाम नहीं सुना होगा और उसके ख्वाब नहीं सुने होंगे। लेकिन क्या स्मार्ट सिटी के नाम से ही स्मार्ट परिणाम आने की उम्मीद की जा सकती है, या उसके लिए कुछ करने की योजना है? उस कार्य योजना में क्या खामियां हैं? जी, वही मैं यहाँ पे आपका थोड़ा ध्यान खासकर क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो बात हो रही है कि सिर्फ फाइनेंस की बात हो रही है कि इतना एलोकेशन हुआ है और इतना % काम हुआ है, लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल ये भी है कि जो एलोकेशन हुआ है, जितना काम हुआ है, उसका हमें ग्राउंड रियलिटी जानने की आवश्यकता है, क्या हुआ है। मैं एग्जांपल देता हूँ इंदौर शहर का, वाराणसी का, दिल्ली का और हमारे साथ में अहमदाबाद का। अहमदाबाद के अंदर हमारे पास एक वाडज नाम की एक ABD एरिया है जो उसको चुना गया है। उस वाडज के इलाके में लगभग रीडेवलपमेंट के नाम पे लगभग 200 घर तोड़े गए हैं, और 200 घर जो तोड़े गए हैं उसमें से काफ़ी सारी जो हमारे जो इसमें जो लोग जो रहने वाले हैं दलित के लोग हैं। तो बात यह है कि वहाँ पे एक बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है कि आप 1,12,000 रुपये उन व्यक्ति को दे दिया जाए, उनका घर तोड़ दिया जाए। अब समस्या है कि 200 घर टूट चुके हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, लेकिन बात यह कि इतनी महंगाई में 1,12,000 रुपये का जो अमाउंट है बहुत कम है, तो उसके हिसाब से जो लोग हैं बेघर हो रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी के अंदर जो दिख रहा है कि जो काम जो हुआ भी है, तो बनाने के चक्कर में लोगों के घर ज्यादा टूटे हैं, जो मतलब लोगों की दुकानें हैं ज्यादा है। जी हाँ, तो इसको अगर एक डेफिनेशन वाराणसी में भी देखा जाए तो कुछ इसी तरह का हाल दिखता है, अहमदाबाद में भी इसी तरह का दिखता है, बाकी शहरों में कहाँ क्या स्थिति है उसके बारे में हम अपनी रिपोर्ट में दिखाई रहे हैं। अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि असल में इसको जमीन पर उतारने के लिए, अमल में लाने के लिए जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी, जिस क्लैरिटी के साथ इस योजना को सामने ले आया जाना चाहिए था, उसमें कुछ दिक्कत है। और दूसरा, जनप्रतिनिधियों को भी इसमें ज्यादा जगह नहीं दी गई है, ये भी कई जगह शिकायतें मिल रही हैं। क्या कहेंगे आप? स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है उसमें पूरे हिंदुस्तान से शहरों को अपने आप को उस प्रतियोगिता में, उस सिस्टम में लाना था। उसमें विभिन्न शहरों ने अपने आप को प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन हुए, और वहाँ के नागरिकों ने उसमें अपना मोबाइल ऐप के थ्रू, अपना और इंटरनेट के थ्रू अपने अपने विचार रखे कि शहर का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या इसमें काम होना चाहिए। उस पूरी चीज़ों का इवैल्यूएशन हुआ। उसके बाद स्मार्ट सिटी का चयन हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश से फर्स्ट फेज में बहुत कम शहर चुने गए थे, फिर कुछ शहरों को और मौका दिया गया, फिर सेकेंड फेज में शहर चुने गए। जो फर्स्ट फेज के शहर थे उनमें बजट एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। उसमें काम कैसे मतलब होता है, उत्तर प्रदेश का उदाहरण, माफ कीजिएगा मुझे टोकना पड़ रहा है, लेकिन अनिल जी, उत्तर प्रदेश का उदाहरण लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है काशी, वहां पर ही अगर आप लोगों ने पूरी तरह से बजट का एलोकेशन नहीं किया, महज 8.6% बजट अलॉट किया, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे शहरों का हाल इससे बेहतर होगा? आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे महज 2 करोड़ रुपए अलॉट किए गए, और सिर्फ गाजियाबाद
औरंगाबाद में नहीं, गाजियाबाद, रामपुर, आगरा, इन सबको स्मार्ट सिटी में रखा गया, मगर बजट का एलोकेशन सिर्फ 2 करोड़ रुपए हुआ। जब सिर्फ 2 करोड़ रुपए होगा, तैयारी उस तरह की नहीं है, तो फिर कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 5 साल में भी या 8 साल में भी इसे पूरा किया जा सकेगा? क्योंकि सपना तो बहुत बड़ा था, सपने में कोई खराबी नहीं है, सपना बहुत अच्छा और बहुत बड़ा था। सरकार के पास बजट की, भारत सरकार के पास पर्याप्त बजट है देने के लिए। आप पूरी बात सुनेंगी तब तो मैं उस पर कुछ रिएक्शन दूंगा। उसमें सिस्टम ये है, आप पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, भारत सरकार को सबमिट करेंगे, उसका अप्रूवल होगा, अप्रूवल होने के बाद काम होना शुरू होगा। उसमें उस शहर के जो अथॉरिटीज़ हैं और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। उत्तर प्रदेश में इफ़ेक्टिवली काम होना शुरू हुआ लगभग 1.5 वर्ष पूर्व। उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने उन कार्यों में रुचि ही नहीं दिखाई। अब आपने जो दूसरा बड़ा प्रश्न किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 200 घर तोड़े गए, आपने जो देखा है बनारस शहर अगर देखा हो तो जहां भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो कितनी संकरी गलियों में है। अगर वहाँ आपको लैंड, अगर आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बढ़ाना है, आवाजाही बढ़ानी है, लोगों को सुविधाएं बढ़ानी है, तो आपको कुछ ना कुछ रीबिल्ड करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ वहाँ अनिल जी, आप ये मानते हैं कि ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है इसमें कोई दोष नहीं है, सब ठीक चल रहा है? और अगर सब ठीक चल रहा है तो कितने दिनों में आप लोग पूरा कर लेंगे? कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? सर, हमारे पास असीमित समय नहीं है, हमारे पास सीमित समय है, आपको सीमित समय में ही जवाब देना होगा। आप नहीं, मैं आप पूरी बात, तो आप समय बढ़ाइए। अगर आप पूरी बात नहीं सुनेंगी, टोकती रहेंगी, मैं क्या बताऊंगा आपको? अगर आपको कहीं पे रोड चौड़ी करनी है तो आपके पास क्या तरीका है? सड़क में अगर वहाँ पे जो मकान बने उन्हें नहीं तोड़े, उसमें केवल ध्यान ये रखा जाता है कि जिन लोगों का मकान टूट रहे हैं उनको उचित मुआवजा मिले। जी, आप बनारस में जाके लोगों से पूछिए। हाँ, बनारस में लोगों से पूछा है और बनारस हमारा अपना शहर भी है। बहरहाल मैं विकास में आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगी। जो उन्होंने जो बात जो बोली है कि अगर हमें जो हमारी जो सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको बचाना है तो कुछ घर तोड़ने, कुछ घर की बात कर रहे हैं कि 200 फैमिलीज का अगर घर टूट रहा है जो लगभग 50 या 60 साल से रह रहे हैं, 200 फैमिलीज का अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 या 10 सदस्यों से कितनी संख्या होती है? और सिर्फ ये मैं बात वाराणसी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद की, मैं बात कर रहा हूँ आपकी इंदौर की, मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर की। और दूसरी चीज यहाँ पे सर ने बोला कि हम बात कर रहे हैं कि लोगों से पूछकर उसके बाद प्लान बनाया गया था, और सर ने भी बताया कि जो प्लान जो लिया गया था व्हाट्सएप पे लिया गया था। एक बार बताइए, हमारे पूरे शहरों में कितने गरीब लोग हैं जो सभी के सभी व्हाट्सएप में अपना कमेंट दे सकते हैं कि हमारा स्मार्ट सिटी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए? सभी लोग स्मार्ट सिटी का नहीं, मेरे को ये बताइए कि फिर हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से तो स्मार्ट सिटी की कोई परिभाषा भी नहीं तय की गई है। उस स्मार्ट सिटी में जो 4 कारक हैं उसमें एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक केंद्र सरकार है, एक प्राइवेट पार्टनरशिप है और एक और कोई संस्था है जिसका नाम मुझे अभी फिलहाल नहीं याद है, अर्बन लोकल बॉडीज। अगर ये चारों लोकल बॉडीज में क्या सामंजस्य की भी कमी है जिसकी वजह से इसमें देर हो रही है पूरा होने में और इसको अमल में ले आने में? क्या ये भी एक वजह है? देखिए, ये भी एक वजह है, बट लेकिन मैं बार बार यहाँ पे जो कहना चाह रहा हूँ कि बात सिर्फ यहाँ पे कितना % काम हुआ है उस बात की नहीं है। मैं बार बार ग्राउंड लेवल पे जो बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 7% जो काम हुआ उसमें एविक्शन, चाहे हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स का, चाहे हम बात कर रहे हैं हमारे स्लम डेवलपर्स का, इनका बहुत बड़े पैमाने पे एविक्शन हुआ है। दूसरी बात, अगर स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए तो सरकार कानून लेकर आई है, लेकिन उधर स्मार्ट सिटी के लिए उन्हें हटाया जा रहा है। ये एक और विडंबना है। एक चीज पॉइंट और यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ कि देखिए 2014 में हमारा स्ट्रीट वेंडर का एक कानून आया, वो हो गया। आप लास्ट लाइन बोलिए। ये स्ट्रीट वेंडर कानून हमें मालूम है। नहीं, मैं यहाँ पे बोलना क्या चाहते हैं? और पॉलिसी में कोई यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है, एक्ट और पॉलिसी में इंटीग्रेशन नहीं है। हम भी यही कहेंगे कि स्मार्ट नाम और स्मार्ट नियत किसी स्मार्ट परिणाम की गारंटी हो ही नहीं सकते हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना में अगर कुछ स्मार्ट था तो सिर्फ मार्केटिंग। ये नारा देश में लोग पहचानते हैं लेकिन स्मार्ट सिटी को ढूंढते रह जाते हैं। असल में स्मार्ट सिटी नए शहर बनाने की एक योजना है जो पूरी दुनिया
के लगभग 40 से ज़्यादा देशों में अलग अलग नामों से चल रही है। चाइना, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नाइजीरिया जैसे देशों में नए शहर बसाए जा रहे हैं। अकेले मलेशिया में 27 नए शहर बनाए जा चुके हैं, जबकि चीन में तो 400 से भी ज़्यादा नए शहर बसाए जा चुके हैं। खुद भारत में अगर स्मार्ट सिटी का दर्जा किसी शहर को मिल सकता है तो वो है चंडीगढ़, जिसे नेहरू का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसे बनाने में कुल 10 साल लगे थे, और वो भी उस वक्त में जब देश गरीब हुआ करता था, जब संसाधनों की कमी थी और तकनीक भी आज की तरह उन्नत नहीं था। चंडीगढ़ में भी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट के लिए इसे चुना गया है, लेकिन वहाँ पर भी बजट एलोकेशन की समस्याएं आरटीआई एक्टिविस्ट बता रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि भारत में नए शहर बनाना संभव तो है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मार्केटिंग से इतर योजना की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाए, संसाधन जुटाए जाएं, उसे संभव बनाने के लिए नियम कानून में ज़रूरी बदलाव किए जाएं और उसको अमल में लाने के लिए एक सक्षम डिलीवरी सिस्टम तैयार किया जाए। सपना साकार करने के लिए क्रियान्वयन पर जोर देना हमारे हिसाब से बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास और अनिल जी। माफ़ कीजिएगा अनिल जी, हमारे पास समय सीमित है, इसलिए हम आज इससे ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।